मैं रामानुज पांडे, सहायक प्रवक्ता विधि विभाग। आज आप लोगों को टाइप्स ऑफ प्रपोजल यानी प्रस्तावना के प्रकार के बारे में बताऊंगा। प्रस्तावना के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में एवं एलएलबी तथा बीए एलएलबी की परीक्षाओं में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अभिव्यक्त प्रस्तावना की चर्चा करेंगे। एक्सप्रेस प्रपोजल, जब प्रस्तावना बोलकर या लिखकर या किसी अन्य व्यक्ति से बोलकर या लिखकर किया जाता है तो उसे अभिव्यक्त प्रस्तावना करना कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि क 100 रुपये में ख की कार खरीदने का प्रस्ताव पत्र के माध्यम से करता है तो इसे अभिव्यक्त प्रस्तावना कहा जाता है। नंबर 2, विवक्षित प्रस्तावना यानी इम्प्लाइड प्रपोजल। तो जब प्रस्तावना आचरण के द्वारा या लिखकर या बोलकर न कर किसी अन्य तरीके से किया जाता है तो ऐसी प्रस्तावना को विवक्षित या इम्प्लाइड प्रपोजल कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जहाँ की एक व्यक्ति ट्रेन में बैठा है और जूता पॉलिश करने वाला आता है। जूता पॉलिश करने वाला बिना पूछे ही उसके जूते को साफ करने लगता है। ऐसी स्थिति में वह प्रपोजल रखता है उस व्यक्ति से कि उस जूते की पॉलिश कर दे या न करे। जब वह व्यक्ति देखता रहता है और देखने के बावजूद भी कुछ नहीं करता है और जूता पॉलिश करने वाला उस जूते की पॉलिश कर देता है तो वह व्यक्ति पैसे देने के लिए बाध्य होगा। एक केस आया अपट्रान रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाम पावेल। इस केस में हुआ क्या कि प्रतिवादी था, उसके खेत में आग लग गई। उसने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। गलती से उसने ऐसे फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दिया था जो कि उसके क्षेत्र का नहीं था, यानी उसकी सुविधा निःशुल्क नहीं थी। फायर ब्रिगेड आया और खेत की आग को बुझा दिया और जाते समय पैसे की मांग करने लगा। किसान द्वारा ये कहा गया कि हम तो ये समझ के आपको फ़ोन किए थे कि निःशुल्क सेवा है। न्यायालय ने निर्णित किया कि ये इम्प्लाइड प्रपोजल था, आपको पैसे देने पड़ेंगे। इसके बाद विशिष्ट प्रस्तावना यानी स्पेसिफिक प्रपोजल। जब प्रस्तावना किसी विशिष्ट व्यक्ति से की जाए तो उसे विशिष्ट प्रस्तावना या स्पेसिफिक प्रपोजल कहा जाता है। ऐसी प्रस्तावना को उसी व्यक्ति द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है जिससे वह की जाती है, और ऐसी प्रस्तावना किसी विशिष्ट व्यक्ति या समुदाय से उसके विशिष्ट गुण या योग्यता के कारण की जाती है। हम लोग उदाहरण देख सकते हैं। क ने ख को, जो एक गायक है, उसे एक रात के लिए गाने की प्रस्तावना किया। उससे पूर्व ख की मृत्यु हो गई थी। प्रस्तावना ख के पुत्र द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि ख के विशिष्ट गुण के कारण उससे यह प्रस्तावना की गई थी। जैसे हम लोग कुम्हार से घड़ा बनाने की प्रस्तावना करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि कुम्हार का लड़का भी घड़ा बनाना जानता हो। तो अगर कुम्हार से हम लोग घड़ा बनाने की प्रस्तावना करते हैं तो कुम्हार ही घड़ा बनाएगा। ये विशिष्ट प्रस्तावना है। इसके बाद सामान्य या लोक प्रस्तावना, जनरल प्रपोजल। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो जब प्रस्तावना जनता के समक्ष या सामान्य लोगों के समक्ष की जाती है तो उसे लोक प्रस्तावना कहा जाता है। सबसे पहले एक पुराना केस आया, वाद आया विक्स बनाम टाइबाल्ड। बड़ा महत्वपूर्ण केस है।
इस वाद में प्रतिवादी ने प्रस्ताव किया कि जो उसकी लड़की से शादी करेगा उसे 100 पाउंड देगा, और वादी ने उसकी लड़की से शादी कर लिया तथा 100 पाउंड की मांग किया। उस समय न्यायालय ने उसकी मांग को अस्वीकार कर दिया तथा कहा कि प्रस्थापना किसी निश्चित व्यक्ति से ही होनी चाहिए। यदि ऐसे प्रस्थापना का प्रतिग्रहण होने लगे तो प्रस्थापक कई लोगों की संविदाओं से बन जाएगा। यानी कि विक्स बनाम टाइबाल्ड के केस में ये कहा गया कि लोक प्रस्थापना नहीं की जा सकती है, लेकिन आधुनिक समय में जनता से प्रस्थापना की जा सकती है। इसे लोक प्रस्थापना कहते हैं, और ऐसी प्रस्थापना भले ही जनता से होती है, लेकिन संविदा केवल उसी व्यक्ति से होती है जो प्रस्थापना की शर्तों को पूरा करता है। तो इसमें एक केस आया कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी। इस केस में प्रतिवादी कंपनी ने एक दवा के विज्ञापन में दावा किया कि यदि इस दवा के प्रयोग के बावजूद भी किसी व्यक्ति को ठंड का बुखार हो जाता है तो उसे 100 पाउंड इनाम के रूप में दिया जाएगा, और इसके लिए कंपनी ने रिलायंस बैंक में 100 पाउंड जमा भी कर रखा है। जो वादिनी कार्लिल थी उसने दवा का सेवन किया, और दवा के सेवन करने के बावजूद भी उसे ठंड का बुखार हो गया तथा उसने कंपनी से 100 पाउंड की मांग की। अब कंपनी पैसे देने से बच रही थी, कंपनी तर्क दे रही थी। कंपनी का तर्क था कि उसका इनाम देने का कोई आशय नहीं था। न्यायालय ने निर्णित करते हुए कहा कि शर्त के पूरा होते ही प्रस्थापना का प्रतिग्रहण हो गया था और कंपनी इनाम देने के लिए बाध्य थी, क्योंकि प्रतिवादी केवल प्रचार नहीं कर रहा था, उसने उसकी इस बात की गंभीरता को प्रदर्शित करता है। उसके इस बात से यह गंभीरता प्रकट होती है कि उसने ये भी कहा था कि इनाम की राशि 1000 पाउंड रिलायंस बैंक में उसने जमा कर रखा है, इसलिए कंपनी को इनाम देने के लिए बाध्य माना गया। इसके बाद केस आया हरभजन लाल बनाम हरचरण लाल। इस केस में एक लड़का था, अपने घर से भाग गया था। उसके पिताजी ने पूरे शहर में पर्चे बंटवाए कि जो लड़के को ढूंढ कर लाएगा उसे 500 रुपये इनाम दिया जाएगा। जो वादी था वो रेलवे स्टेशन पर गया और लड़की की बात को सुना, तो उसे लग गया कि यही घर से भागा हुआ वही लड़का है। उसने लड़के को पकड़ा और रेलवे पुलिस को ले जाकर सौंप दिया और लड़की के पिता को तार से सूचित कर दिया कि आपके लड़के को मैंने रेलवे पुलिस को दे दिया है। न्यायालय ने निर्णित किया कि जो व्यक्ति था जिसने लड़के को रेलवे पुलिस को सौंपा था वह इनाम पाने का हकदार था। इसके बाद अगला है चलत प्रस्थापना, कंटिन्यूइंग प्रपोजल। तो कंटिन्यूइंग प्रपोजल जो होता है ये चलने वाली प्रस्थापना होती है, यानी कि एक निश्चित समय तक चलती रहती है। और ऐसी प्रस्थापना जो होती है वो दो तरह की होती है। एक प्रस्थापना होती है जो कि एक व्यक्ति के स्वीकार कर लेने के बाद वो प्रस्थापना अपने आप बंद हो जाती है। जैसे हरभजन लाल बनाम हरचरण लाल की मैं बात करूँगा, तो इस केस में ये हुआ कि एक व्यक्ति जब उस लड़के को रेलवे स्टेशन पर पा गया और रेलवे पुलिस को सौंप दिया तो वहीं से प्रस्थापना बंद हो गई। अब कोई दूसरा व्यक्ति उस लड़के को पकड़ के ये नहीं कह सकता है कि हमने भी प्रस्थापना को स्वीकार कर लिया। तो जो चलत प्रस्थापना है उसका पहला प्रकार ये है कि उसमें एक व्यक्ति के प्रस्थापना को स्वीकार करते ही वो प्रस्थापना अपने आप बंद हो जाती है।
जबकि दूसरा जो चलत प्रस्थापना है वो कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी की तरह होता है। इसमें क्या होता है कि प्रस्थापना चलती रहती है जब तक कि कंपनी द्वारा या प्रस्तावक द्वारा उस प्रस्थापना को बंद करने की घोषणा नहीं कर दी जाती है। जैसे कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी ने कहा कि जो मेरी दवा का सेवन करेगा उसे ठंड का बुखार नहीं होगा। कार्लिल ने सेवन किया और कार्लिल को बुखार हो गया। ऐसा नहीं कि कार्लिल को बुखार हो गया तो कार्लिल केवल इनाम पाएंगे। अगर आपको भी उस दवा के सेवन से बुखार हो जाता है तो आप भी इनाम के हकदार हैं। तब तक इनाम के हकदार हैं जब तक कि कंपनी इस बात की घोषणा नहीं कर देती है कि आज के बाद ये बंद हो गया, अब आपके दवा खाने से ठंड का बुखार भी हो जाए तो कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी। तो ये चलत प्रस्थापना दो तरीके की, पहला एक व्यक्ति के प्रस्थापना के प्रतिग्रहण के साथ ही प्रस्थापना अपने आप बंद हो जाती है, और दूसरा जो प्रकार है उसमें प्रस्थापना तब तक चलती रहती है जब तक कि प्रस्थापना के बंद होने की घोषणा नहीं कर दी जाती है। अगला है क्रॉस प्रस्थापना, क्रॉस प्रपोजल या क्रॉस ऑफर। ऐसी प्रस्थापना जब दो व्यक्तियों द्वारा परस्पर एक ही प्रस्ताव को दूसरे के लिए डाक में डाला जाता है तो इसे क्रॉस प्रस्ताव कहा जाता है। ऐसे प्रस्ताव में प्रतिग्रहण का अभाव होता है, इसलिए संविदा का रूप धारण नहीं करता है। अब क्रॉस प्रस्ताव इसे इसलिए कहा जाता है कि दोनों लोग एक ही बात लिखते हैं। जैसे बनारस का आदमी है, उसने दिल्ली के आदमी को लिखा कि क्या 100 रुपये में अपनी कार मुझे दोगे। दिल्ली का आदमी जो है वो भी अपनी कार बेचना चाहता है और उसने बनारस के उस आदमी को लेटर लिखा और कहा क्या 100 रुपये में मेरी कार खरीदोगे। अब दोनों का लेटर पोस्ट बॉक्स में डाल दिया गया और एक दूसरे को क्रॉस किया। चूँकि इसमें स्वीकृति नहीं है, दोनों तरफ से कहीं से स्वीकृति नहीं है, इसलिए क्रॉस प्रस्ताव जो होता है वो संविदा का रूप धारण नहीं करता है। अगला है प्रति प्रस्ताव, काउंटर प्रपोजल या काउंटर ऑफर। ऐसा प्रस्ताव जिसमें जिससे प्रस्ताव किया जाता है वह उसे स्वीकार करने के बदले उस प्रस्ताव में सुधार कर एक नया प्रस्ताव प्रस्तावक करने वाले को भेज देता है। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं तो हम लोग कहते हैं आलू कैसे दे रहे हो। जो दुकानदार होता है वो कहता है 40 रुपये किलो दे रहे हैं, तो हम लोग तुरंत कहते हैं 30 रुपये किलो दोगे। हम स्वीकार नहीं करते हैं बल्कि प्रपोजल में सुधार करके फिर से नया प्रपोजल रख देते हैं, उसके सामने नया प्रस्ताव रख देते हैं। तो यही प्रति प्रस्ताव है। जैसे क ख से 1000 रुपये में घड़ी खरीदने का प्रस्ताव करता है तथा ख उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है और उससे 150 रुपये में अपनी घड़ी बेचने का प्रस्ताव क से कर देता है। वो कहता है हम 100 रुपये में घड़ी नहीं बेचेंगे, हम 150 रुपये में तुम्हें घड़ी दे देंगे, 150 रुपये में घड़ी खरीदोगे। तो इसे प्रति प्रस्ताव कहा जाता है। प्रति प्रस्ताव में भी स्वीकृति का अभाव होता है, इसलिए प्रति प्रस्ताव भी संविदा का रूप धारण नहीं करता है। संविदा का रूप तब धारण कर लेगा जब दोनों में से किसी एक द्वारा स्वीकृति कर ली जाती है, यानी हाँ कह दिया जाता है कि हाँ 150 रुपये में मैं घड़ी खरीद लूँगा। तो इस तरह से प्रस्थापना के प्रकार को हमने बताया। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।